निकालते हैं। अब सुनो, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं अपन? परमाणु द्रव्यमान। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? परमाणु द्रव्यमान। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। अब सुनो, परमाणु द्रव्यमान, पहले के जमाने में क्या तुलना होती थी? वेट नापने की मशीन होती थी? नहीं होती थी। तो फिर वो वेट करते किस चीज से थे? वेट करते किस चीज से थे? अब तो क्या होता है, अब तो क्या बोल सकते हैं कि भाई किसी से पूछ लो जाके, भाई तेरा वजन कितना है? तो क्या बोलेगा? मेरा तो 42 वजन है, मेरा तो 90 किलो वजन है, मेरा तो 80 किलो वजन है। क्या बोल रहा है? किलो। तो ये यूनिट किलो आई कहां से? यूनिट किलो आई कहां से? इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, डिस्कस। ये जो यूनिट आई, तो आई कहां से, इसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब सुनो मेरी बात। अब जो अपन जो वेट नापते हैं ना, कि भाई मेरा वजन कितना है? मेरा वजन मान लो 65 केजी है। ठीक है। तो ये मेरा जो वजन 65 केजी आ रहा है ना, ये रिलेटिव है, वास्तविक नहीं है। क्या है? रिलेटिव है। ठीक है। ये मैंने माना है कि मेरा वजन कितना है? 65 केजी है, वास्तविक नहीं है, एक्चुअल नहीं है ये वेट। ये क्या है? रिलेटिव वेट है। क्या है ये? रिलेटिव वेट है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आया था? हाइड्रोजन आया था। क्या आया था? हाइड्रोजन आया था। हाइड्रोजन का भार कितना माना था? इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन का भार 1 मान लिया था। क्या माना था? 1 माना था। और उसके आधार पर सभी एलिमेंट्स का क्या निकाला इन्होंने? मास निकाल डाला। ठीक है। और उनका मास निकाला। तो निकालने के बाद में अब सुनो कि भाई कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका मास क्या आ रहा है? ऊपर नीचे हो रहा था। तो उसकी वजह से इन्होंने कोई एक ऐसा एलिमेंट चुनना था कि भाई उस एलिमेंट से कितना गुना उसका वेट है, कितना गुना उससे वेट कम है। तो वो एलिमेंट चुना था कार्बन 12। कार्बन 12 चुना था। अब सुनो, ये कार्बन, आप बोलोगे सर कार्बन 12 ही क्यों चुना? नाइट्रोजन भी तो चुन सकते थे। क्या थे? नाइट्रोजन भी तो चुन सकते थे, मैग्नीशियम भी तो चुन सकते थे, एल्यूमिनियम भी चुन सकते थे। ये कार्बन 12 ही क्यों चुना? क्या बोले? कार्बन 12 ही क्यों चुना? तो इसमें 4 खास बातें थी। क्या? 4 खास बातें थी। अब बोलता हूं, ध्यान से सुनना। इसकी जो नेचुरल अबंडेंस है, क्या है ये? नेचुरल अबंडेंस मतलब वो ज्यादा थी। क्या थी? ज्यादा। मतलब कि प्रकृति में सबसे ज्यादा कार्बन 12 पाया जाता था। कितना पाया जाता है कार्बन 12? कार्बन 12 99% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 99% पाया जाता है। अब आप बोलोगे 1% फिर क्या मिलता है? तो वो 1% भी बताऊंगा अभी, थोड़ा सा जस्ट वेट। इसका सेकंड पॉइंट क्या था? इसकी क्रियाशीलता कम नहीं होती। मतलब लेस रिएक्टिविटी शो नहीं करता। और साथ में क्या है? मोर रिएक्टिविटी भी शो नहीं करता। क्या है? मोर रिएक्टिविटी भी शो नहीं करता। अब क्या है, जो कार्बन होता है ना, वो ना तो ज्यादा क्रियाशील होता है और ना ही कम क्रियाशील होता है। ऐसे नहीं कि भाई मैं कार्बन को किसी डब्बे में से निकाल के मैं हवा के अंदर लाया तो वो क्या हो गया? जल गया। क्या हो गया? जल गया। ऐसी भी इसकी क्रियाशीलता नहीं होती। अगर ये ऐसा होता, क्या होता? ऐसा होता तो जैसे ही क्या कहते हैं, मैं सूखी लकड़ी बाहर निकालता। सूखी लकड़ी देखते हो ना आप? सूखी लकड़ी किससे बनी होती है? हाइड्रोकार्बन से ही बनी होती है। कार्बन उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है ना। तो वो भी क्या होती है? हो जाती, जैसे हवा में कांटेक्ट में आती थी वो क्या होती थी? जल जाती। तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ना तो कम होती है और ना ही इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। और इसका फोर्थ पॉइंट है, ध्यान सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोर्थ पॉइंट। इसके जो आइसोटोप होते हैं, क्या होती है? आइसोटोप की अबंडेंस कम होती है। मतलब इसके जो समस्थानिक है वो बहुत ही कम पाए जाते हैं। क्या होते हैं? इसके जो समस्थानिक है बहुत ही कम पाए जाते हैं। अब इसके जो 1% में आ रहा था ना, भाई सुनो, इसमें 3 समस्थानिक होते हैं।
कल पढ़ाया था, समझता नहीं क्या होता है? तो ध्यान से सुनो कि भाई कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब जो कार्बन 12 है इसकी अबंडेंस कितनी होगी? 99% हो गई। और जो कार्बन 30 और 40 है इन दोनों की मिलाकर कितनी होती है? 1% अबंडेंस होती है। तो अब आप ध्यान से आप खुद ही देख लो कि किसकी अबंडेंस नेचर के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है? कार्बन 12 की अबंडेंस नेचर के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब सुनो, एटॉमिक मास क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान यह दर्शाता है, मतलब किसी भी कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी तत्व ले लो, उसका परमाणु द्रव्यमान यह दर्शाता है कि उसका एक परमाणु क्या है? अब सुनो कि उसका एक परमाणु कार्बन 12 के 12वें हिस्से, कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कितने गुना या कितना गुना ज्यादा है? कितना गुना ज्यादा है? अब आप बोलोगे कि भाई कार्बन 12 हिस्से के बराबर हो गया तो ये कितने ग्राम हुआ या एमयू हुआ, क्या हुआ? तो उस टाइम ना तो कोई ग्राम था, क्या था उस टाइम? कोई ग्राम व्राम नहीं था। उस टाइम जो यूनिट आती थी वो लगाते थे एएमयू यूनिट लगाते थे। इसका मतलब क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसकी? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं इसे। ये लगाते थे 1900 पहले की बात है, ठीक है? ये 1900 पहले क्या लगाते थे? एमयू लगाते थे। लेकिन 1961 के बाद में क्या लगाने लगे? यू। एमयू की जगह क्या लगाने लगे? यू, जिसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मास कहते हैं, यूनिफाई या यूनिफॉर्म मास कहते हैं, ठीक है? अब ये यूनिफॉर्म मास वैसे बता देता हूं, एकीकृत द्रव्यमान, ठीक है? एकीकृत द्रव्यमान भी कहते हैं। इस यूनिफॉर्म मास को एकीकृत द्रव्यमान कहते हैं। अब सुनो कि सर हमने तो कभी भी ये नहीं सुना कि हमारा वेट 65 एएमयू है, 65 एएमयू है या 67 एएमयू है। हमने तो क्या सुना है? केजी में सुना है, या फिर कोई भी चीज लेके आता है उसका ग्राम में सुना है। एएमयू में तो कभी सुना नहीं। तो अब अपन बात करते हैं कि भाई एएमयू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसमें? एएमयू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें वो आपको मैं अभी बताता हूं कि भाई एएमयू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? चलो अब क्या करते हैं अपन? इसको ग्राम में कन्वर्ट करना सीखते हैं। जो अब सुनो, ध्यान से सुनना, जो कार्बन 12 परमाणु है, कार्बन 12 परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान क्या है? वास्तविक द्रव्यमान। कार्बन 12 परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान 1.992 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम होता है। कार्बन 12 होता है ना, उसका जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो ये होता है, कार्बन परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान। अब सुनो कि कार्बन परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान तो ये हो गया, लेकिन कार्बन 12 परमाणु के 12वें हिस्से का द्रव्यमान कितना होगा? क्या आता है माइंड में? क्वेश्चन आता है ना कि भाई कार्बन 12 परमाणु का तो द्रव्यमान ये हो गया, लेकिन अपन ने क्या बोला था कि भाई कार्बन परमाणु के 12वें हिस्से से कितना गुना है या कितना गुना नहीं है, ये बोला था अपन ने। तो उसको बोलने के लिए क्या करते हैं कि भाई कार्बन 12 परमाणु के 12वें हिस्से का कितना द्रव्यमान है वो निकालते हैं अपन। तो क्या करेंगे? कार्बन 12 परमाणु के 12वें हिस्से का द्रव्यमान, 12वें हिस्से का द्रव्यमान। अब सुनो, 12वें हिस्से का द्रव्यमान निकालना है तो 1/12 क्या निकालेंगे? 1/12, 12वां भाग निकालना है अपने को, तो 1/12 इंटू 1.992 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। क्या हो गया? ग्राम। अब ये किसका द्रव्यमान आ गया? कार्बन के एक परमाणु या कार्बन परमाणु के 12वें हिस्से का द्रव्यमान आ गया। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम आएगा। ये किसका आ गया? ये जो मास आया, ये जो यहां पर मास आया, ये किसका आया?
कार्बन परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान है। क्या आया था? वास्तविक द्रव्यमान आया था। और ये जो यहां पर आया द्रव्यमान आया है, ये कार्बन परमाणु के 12वें हिस्से का द्रव्यमान है। कार्बन 12 परमाणु के 12वें हिस्से का द्रव्यमान आया है। अब सुनो, अब आप पूछोगे सर अपन अभी तो बात कर रहे थे कि भाई एमयू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एमयू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अब सुनो, अब अपन ने क्या बोला था, एक एएमयू बराबर कितना होता है? एक यू होता है। कि भाई एमयू को किससे रिप्लेस किया था अपन ने? यू से रिप्लेस किया था। तो एक एएमयू में कितना हो गया? एक यू हो गया। और एक यू में कितना होता है? एक डाल्टन होता है। कितना होता है? एक डाल्टन होता है। ठीक है। अब एक डाल्टन में कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम होता है। एक डाल्टन में एक एंगस्ट्रॉम होता है। और एक एंगस्ट्रॉम में क्या होता है? एक एवोगैड्रो होता है। एक एवोगैड्रो होता है। ये बात कर ली। अब एक एवोगैड्रो, तो एक एवोगैड्रो में कितने ग्राम होते हैं? 1/Na ग्राम। क्या होते हैं? 1/Na ग्राम। सही है। तो एक Na में कितने हो गए? सॉरी, एक एवोगैड्रो में कितने हो गए? 1/Na ग्राम हो गए। ठीक है। अब आगे सुनो, एक एमयू को क्या मैं एक यू लिख सकता हूं, और एक एमयू को मैं एक डाल्टन लिख सकता हूं, और एक एमयू को मैं एक एंगस्ट्रॉम लिख सकता हूं, और एक एमयू को मैं एक एवोगैड्रो लिख सकता हूं, और एक एमयू को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/Na लिख सकता हूं। तो सुनो, एक एएमयू बराबर कितना हो गया? 1/Na। अब Na क्या बोला है? ये Na वही है एवोगैड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर है ये। कौन सा? 6.023 इंटू 10 की पावर प्लस 23। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल इनवर्स। ध्यान रखना, जो एवोगाड्रो की जो यूनिट होती है, एवोगाड्रो नंबर की जो यूनिट होती है वो मोल इनवर्स होती है। ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, किसी को पता होती है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो ये होता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल इनवर्स होती है। अब सुनो कि भाई एक एमयू बराबर 1/Na हो गया। तो 1/Na कितना हो जाएगा? 1/6.023 इंटू 10 की पावर प्लस के 23 मोल इनवर्स आएगा। क्या आएगा? मोल इनवर्स। अब सुनो, अब एक के अंदर मैं इसका डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा? एक का डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम पर मोल। ये इसका क्या आ गया? एक एमयू बराबर कितने होते हैं? एक एमयू बराबर होते हैं 1.66 इंटू 10 की पावर तो माइनस 24 ग्राम होते हैं। तो अपन ने क्या किया? एमयू को किस में कन्वर्ट कर लिया? ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। अब आपको मैं क्या कराऊंगा? थोड़े से क्वेश्चन कराऊंगा। भाई इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, किसको किस में, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका आपको रफली एक बार आइडिया दे देता हूं। क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना सीख लिया था। किसको? एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना सीख लिया था। अब इसका कुछ एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल में सबसे पहले क्या आता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का अपन क्या देखते हैं? परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान वो कितना होता है? 16 होता है। उसके आगे क्या लगा दिया? एएमयू। ये पहले लिखते थे, क्या लिखते थे? पहले लिखते थे। अब ऑक्सीजन का वास्तविक द्रव्यमान कितना आ गया? ऑक्सीजन का वास्तविक द्रव्यमान, ऑक्सीजन का वास्तविक द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 16 इंटू 1। अब देखो, ऑक्सीजन का वास्तविक द्रव्यमान तो आ गया। अब मैं ऑक्सीजन के जो वास्तविक द्रव्यमान में इसका जो परमाणु द्रव्यमान था उसको वास्तविक द्रव्यमान में बदलने के लिए इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? इसको जो कार्बन परमाणु के का 12वां हिस्सा था, कार्बन परमाणु का जो 12वां हिस्सा था उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो 12वें हिस्से का द्रव्यमान कितना आया था? मास कितना आया था उसका? बोलो। 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम आया था। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे? कार्बन 12
कार्बन 12 के 12वें हिस्से से, ये 12वें हिस्से के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये किसमें, इसका ऑक्सीजन का वास्तविक द्रव्यमान आ जाएगा। अब सुनो ऐसी सोडियम की कहानी। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 23 हो गया। कितना हो गया? 23 हो गया। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है? AMU। अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है? वास्तविक द्रव्यमान में। तो सोडियम का वास्तविक द्रव्यमान, सोडियम का वास्तविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 23। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? कार्बन 12 के 12वें हिस्से से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1.66 इंटू 10 की पावर -24। ये क्या आ गया? ऑक्सीजन और सोडियम का वास्तविक द्रव्यमान आ गया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात कि भाई सर अपन तो इसका जो द्रव्यमान लिखते हैं उसमें ये तो लिखते नहीं है, ये तो इसका वास्तविक द्रव्यमान है। क्या है इसका? वास्तविक द्रव्यमान। अब इसको अपन लिखते हैं ना, तब ग्राम में कैसे लिखते हैं? तो इसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, तो इसका फॉर्मूला होता है एक। वो फॉर्मूला क्या होता है? तत्व के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान अपॉन या बटे कार्बन 12 के 12वें हिस्से का द्रव्यमान। तो क्या लिखेंगे? तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान या वास्तविक द्रव्यमान, तत्व के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान अपोन में क्या लिखेंगे? कार्बन 12 के 12वें हिस्से का द्रव्यमान। अब देखो कार्बन 12 ने अपोन में लिख दिया तो अब क्या होगा? अब देखो तत्व के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान, तो यहां से चाहे ऑक्सीजन का ले लो वास्तविक द्रव्यमान, चाहे सोडियम का वास्तविक द्रव्यमान ले लो, चाहे इसका ले लो, चाहे इसका ले लो। इसको इन दोनों में से किसी का भी एक इसकी जगह रख दो। किसकी जगह? तत्व के एक परमाणु के वास्तविक द्रव्यमान की जगह रख दो। तो रख लो, रख के देखो कितना आएगा। तो देखो तत्व के एक रख दिया तो मैं कितना है? मान लो 23 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम लिख दिया। अब क्या करना है कि जो कार्बन 12 के 12वें हिस्से का द्रव्यमान था, ग्राम पर मोल में आ गया ये। अब कार्बन 12 के 12वें हिस्से का द्रव्यमान था, वो कितना था? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ही तो था। वो किस में था? मोल इनवर्स में था। तो मोल से मोल क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 1.6 से 1.6 कैंसिल हो गया तो कितना आया? 23 ग्राम। इसलिए अपन इसको क्या लिखते हैं? 1 AMU बराबर 1 ग्राम लिखते हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। कौन से टॉपिक आएगा इसके बाद में? इसके बाद में आएगा ग्राम परमाणु द्रव्यमान। क्या आएगा? ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, इसको नोट करो। चलो अब इसके बाद में दूसरा आता है मोलर द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान। मैं हेडिंग लिखता हूं, कौन सा? मोलर द्रव्यमान या ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो अब इसकी चर्चा करते हैं, ये क्या बला है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहते हैं? 1 मोल परमाणुओं का कुल द्रव्यमान, इसे क्या कहते हैं? 1 मोल परमाणुओं का कुल द्रव्यमान। अब एक चीज आपको मैं ये बता दूं कि 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 1 मोल में अणुओं की संख्या जितने Na होते हैं उतनी ही क्या होती है? Na यहाँ पे सोडियम नहीं है, Na अवगाद्रो है। 6.023 इंटू 10 की पावर +23
इतने अणु होते हैं। एक मोल में कितने अणु होते हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। किसी भी एक मोल परमाणु में अणुओं की संख्या इतनी होती है। अब अपन ने पहले क्या पढ़ा था कि भाई कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? कितना पढ़ा था? 1.992 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, इतना होता है। ये पढ़ा था अपन ने, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ठीक है, ये पढ़ा था। अब आगे क्या बोल रहे हैं? अब इससे अपन क्या करेंगे? अब इससे अपन एक मोल परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? क्या निकालेंगे? एक मोल परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो वो आप सुनो कि भाई जो कार्बन 12 है, क्या है? कार्बन 12 के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान, एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान, ये कैसे निकालेंगे? ओहो, ये क्या कह दिया? कार्बन 12 के एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो वो सुनो कि भाई अगर ये 1.992 इंटू 10 की पावर -23, ये क्या था? ये था परमाणुओं का, ये कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान था। ये कितना था? कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान था। अपने को क्या निकालना है? एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान निकालना है। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, कितने अणु होते हैं? इनटू क्या कर देते हैं? Na, आयोगेड्रो नंबर से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो क्या आ जाता है? उसके एक मोल परमाणु का द्रव्यमान आ जाता है। तो आपको मैं मल्टीप्लाई करके बताऊं, 1.992 इंटू 10 की पावर -23 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर +23। अब ये देखो, -23 और +23 से कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 12 ग्राम। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि कार्बन 12 के एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 12 ग्राम होती है। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या करते हैं? इसी प्रकार आप देखो कि ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए और कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। तो ऑक्सीजन का, किसका? ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान आ जाएगा 16 ग्राम पर मोल। अब आप बोलोगे सर ये पर मोल क्यों लगाया हो? यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हुआ? Na से। और Na की यूनिट क्या हो गई? मोल इनवर्स। Na की यूनिट क्या हो गई? मोल इनवर्स हो गई। इसलिए यहाँ पर ये एक मोलर में एक ऑक्सीजन के एक मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? 16 ग्राम पर मोल हो गया। इसी प्रकार मान लो कैल्शियम का मैं बोल दूं, भाई कैल्शियम का कितना होगा? कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या करते हैं? एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, एक क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या बताना है? जो सोडियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, उसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, उसका वास्तविक द्रव्यमान कितना होगा, ये आपको बताना है। अब सुनो, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, यह आपको बताना है। और साथ में क्या बताना है? सोडियम का मोलर द्रव्यमान। क्या बताना है? सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, ये भी बताना है। और सोडियम का वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान, ये भी बताना है। तो अब सुनो, जब मैं सोडियम का परमाणु द्रव्यमान लिखूंगा तो वो कितना लिखूंगा? 23। ठीक है, ये कितना लिखूंगा? 23। और इसका वास्तविक द्रव्यमान लिखूंगा, वो भी कितना लिखूंगा? 23। अब देखो, और इसका जो Na का मोलर द्रव्यमान है उसको भी मैं एक बार 23 लिख ही देता हूं। अब सुनना, इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर क्या है? जो परमाणु द्रव्यमान होता है सोडियम का, वो किस में लिखते हैं? AMU में लिखते हैं। किस में लिखते हैं?
AMU में लिखते हैं, और इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है वो ग्राम पर मोल में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? ग्राम पर मोल में लिखते हैं। अब आपको मैंने पीछे बताया था कि इसको क्यों लिखते हैं, क्योंकि 1 मोल Na में कितने 23 ग्राम पर मोल अणु प्रेजेंट होते हैं। ये इसका 23 जो Na की संख्या बराबर होती है, जो Na अणु होते हैं ना उनका वेट है ये। किनका है? जो Na अणु होते हैं उन Na अणुओं का क्या है? ये वेट है। तो मोलर द्रव्यमान कैसे लिखेंगे? 23 ग्राम पर मोल लिखेंगे। अब इसका जो वास्तविक द्रव्यमान है, ओहो, इसका जो वास्तविक द्रव्यमान है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.66 इंटू 10 की पावर -24। ये किस में लिखेंगे अपन? ग्राम में लिखेंगे। देखो समझ में आया ये वाला? ठीक है। अब सुनो आगे की कहानी। ये अपन ने पढ़े थे तत्वों के द्रव्यमान। किसके पढ़े हैं? तत्वों के द्रव्यमान। अब इसके बाद में किसके द्रव्यमान आते हैं? यौगिक के द्रव्यमान आते हैं। क्योंकि जो तत्व होते हैं, तत्वों से ही किसका निर्माण होगा? यौगिक का निर्माण होगा। किसका होगा? यौगिक का निर्माण होगा या अणु का निर्माण होगा। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे? यौगिक का द्रव्यमान पढ़ेंगे। ठीक है। ये जो यौगिक के द्रव्यमान है वो आपको कल पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में यौगिक के द्रव्यमान होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है अगली क्लास, तो मिस मत करना। ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और साथ ही साथ अपने आस पड़ोस के बच्चों को बोल। अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट क्या है कि भाई कल से क्या है? कल से आपकी 12th की क्लास का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट आने वाला है। क्या है? सॉलिड स्टेट आने वाला है। अब सुनो कि भाई अब हफ्ते में 3 दिन 11th चलेगी और 3 दिन 12th चलेगी। ठीक है। तो 12th वालों तैयार हो जाओ, आ रहे हैं हम कल से। ठीक है। और लाइक और शेयर करते रहो भाई। क्या करते रहो? लाइक और शेयर करते रहो। ठीक है। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। अब मिलते हैं मंडे को। 11th वालों मंडे को मिलेंगे। वैसे तो डेली मिलेंगे अब। ठीक है। बस।